हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कैदी के बारे में। 14 साल तक लगातार मानसिक और शारीरिक तकलीफ भोगने के बाद आइवन ओखोटस्क जेल से बाहर निकला। उस परिंदे की तरह नहीं जो शिकारी के पिंजरे से पर काट कर निकला हो, बल्कि उस शेर की तरह जिसे पिंजरे की दीवारों ने और भी ज़्यादा खूंखार और खून का प्यासा बना दिया हो। उसके दिल में एक आग लगी थी जिसकी लपेटों ने उसे ताकतवर और लोहे से मजबूत जिस्म को और दिल के जज्बातों को जलाकर राख कर डाला था। और आज उसके एक एक नस में चिंगारी भरी हुई थी। वो भूख से बेहाल हुआ जा रहा था। बगावत का तूफान उसके चेहरे से झलक रहा था। जेलर ने उसका वज़न तोला। जेल में आते वक्त हट्टा कट्टा था, आज कमज़ोर होकर बाहर निकला था। जेलर ने हमदर्दी दिखाते हुए उससे कहा, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो आइवन, अगर ज़रा भी बीमार पड़े तो बुरा होगा। आइवन ने अपनी हड्डियों के ढांचे जैसे जिस्म को बड़े नाज से देखा और खुद के अंदर एक जला सा महसूस करते हुए जवाब दिया, कौन कहता है कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ? तुम खुद देख रहे हो कि? जेलर ने बोला। दिल की आग जब तक नहीं बुझेगी आइवन नहीं मरेगा मिस्टर जेलर, 100 साल तक भी नहीं, यकीन रखिए, आइवन ने जवाब दिया। आइवन ऐसी बहकी सी बातें किया करता था, इसलिए जेलर ने उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया। वैसे भी सबको लगता था कि वह आधा पागल है। कुछ लिखा पढ़ी के बाद उसके कपड़े और किताबें मंगवाकर उसे दे दिए गए, पर उसके पहले के सूट अब किसी और के लगते थे। कोटों की जेबों से कई सारे रुपए निकले, कई नगद रुबेल। उसने सब कुछ वहीं जेल के वार्डरों और साफ़ सफाई करने वालों मुलाजिमों को दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई राज मिल गया हो और उसे अब इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। जेलर ने कहा, यह नहीं हो सकता आइवन, तुम सरकारी मुलाजिमों को घूस नहीं दे सकते। आइवन बच्चों की तरह मासूमियत से हंसते हुए बोला, यहाँ घूस नहीं है मिस्टर जेलर, घूस देकर मुझे इनसे क्या फ़ायदा होगा? नाराज़ होकर अब ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे और खुश होकर मुझे क्या दे देंगे? ये कोई घूस नहीं बल्कि इनकी रहमदिली का इनाम है, जिसकी वजह से मेरा यहाँ 14 साल तो क्या 14 घंटे रहना भी मुश्किल हो जाता। जब वहाँ जेल के दरवाजे से बाहर निकला तो जेलर और बाकी मुलाजिम उसे गाड़ी तक पहुँचाने आए। कोई 15 साल पहले की बात है। आइवन मास्को के एक बेहद अमीर और ख़ानदानी घर का लाडला बेटा था। उसने स्कूल में ऊंची तालीम पाई थी, साथ ही वो खेलकूद में भी काफ़ी माहिर था। वो एक नर्म दिल, बेखौफ और खुश मिजाज नौजवान था। दिल शीशे सा साफ था, किसी कमज़ोर पर जुल्म होते नहीं देख सकता था, और बहादुर इतना कि बड़े से बड़े तूफ़ान का सामना कर जाए। उसके साथ हेलन नाम की एक लड़की पढ़ती थी, जिस पर स्कूल के वे सारे लड़के जान देते थे। वह जितनी हसीन थी उतनी ही तेज़ तरार भी। अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी, पर अपने जज्बात दिल की गहराइयों में छुपा कर रखती थी। ये कहना मुश्किल था कि उसे आइवन में ऐसा क्या नज़र आया जो वो उस पर दिलो जान से फिदा हो गई। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आइवन घूमने फिरने वाला और शराब का शौकीन था, तो हेलन शेरो शायरी और नाच गाने पर जान देती थी। आइवन की नज़रों में पैसा सिर्फ़ और सिर्फ दोनों हाथों से उड़ाने वाली चीज़ थी, जबकि हेलन अव्वल दर्जे की कंजूस थी। आइवन के लिए स्कूल का लेक्चर हॉल किसी जेल से कम नहीं था और हेलन इसी समुद्र की मछली थी। उन दोनों की फितरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और यही फ़र्क उन्हें एक दूसरे के करीब खिंच लाया था, जो आखिरकार उनकी मोहब्बत का सबब बन गई। जब आइवन ने हेलन से अपने प्यार का इजहार करते हुए उससे शादी करने की मर्जी जाहिर की, तो हेलन भी मना नहीं कर सकी। दोनों किसी शुभ घड़ी में शादी करके सुहागरात मनाने के लिए किसी सुंदर सी पहाड़ी पर जाना चाहते थे। अभी उनके ख्वाब पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक सियासी उठापटक ने उनकी ज़िंदगी को अपनी लपेट में ले लिया।
हेलन तो पहले से ही वतन परस्त थी। उसकी देखा देखी आइवन भी उसके रंग में रंग गया। वो रईस खानदानी लड़का था और उसके लिए आम लोगों का साथ देना काफ़ी मुश्किल फ़ैसला था। वो जब कभी इस कश्मकश में उलझकर मायूस होता तो हेलन उसे हौसला बंधाती थी और आइवन उसकी बेपनाह मोहब्बत और जुनून देखकर अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा हो उठता। इसी दौरान उक्राइन इलाके में एक बड़ा ही जालिम और बेरहम गवर्नर मुकर्रर हुआ था जिसका नाम था रोमनाफ। रोमनाफ वतन परस्तों का कट्टर दुश्मन था। दिन में जब तक 2-4 बागियों को जेल ना भेज दे उसे चैन नहीं आता था। आते ही उसने कई प्रेस के संपादकों पर सरकार के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें साइबेरिया की जेल में डलवा दिया था। कई किसान सभाएं तोड़ दी, शहर की म्यूनिसिपैलिटी तोड़ दी और जब आम जनता इस मनमानी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए एकजुट हुई तो उसने पुलिस को भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया जिसमें कई बेगुनाह और मासूम लोग मारे गए। इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया गया। सारे शहर में अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ था। पुलिस की तलाशी जारी थी। लोगों को जबरन धमकाया जा रहा था और उनसे मारपीट की जा रही थी। डर के मारे लोग घरों में बंद हो गए थे। ऐसे मौके पर हेलन ने बड़े सख्त तेवर में कहा, यह तो सरासर जुल्म है। ये नाइंसाफ़ी अब देखी नहीं जाती आइवन। कोई तो रास्ता होगा इस जुल्मो सितम से बचने का। आइवन ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। हम कर ही क्या सकते हैं? हेलन उसकी खामोशी पर चीढ़ कर बोली, तुम कहते हो हम क्या कर सकते हैं? मैं कहती हूँ हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं इन्हीं हाथों से उसे ख़त्म कर दूँगी। आइवन ने उसे हैरानी से देखा। तुम्हें क्या लगता है उसे कत्ल करना आसान है? वह कभी खुली गाड़ी में नहीं निकलता। उसके आगे पीछे हमेशा उसके 100 रखवाले रहते हैं। रेलगाड़ी में भी वह रिजर्व डिब्बों में सफ़र करता है। मुझे तो ये नामुमकिन लगता है हेलन, बिल्कुल नामुमकिन। हेलन चुपचाप चाय बनाने लगी। फिर 2 प्याले मेज पर रख कर उसने प्याला मुंह से लगाया और धीरे धीरे पीने लगी। वो कई गहरे ख्यालों में गुम थी। अचानक उसने चाय की प्याली मेज पर रख दी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक चिंगारी नज़र आ रही थी। उसने आइवन की तरफ देखते हुए कहा, इस सब के बावजूद मैं उसे कत्ल कर सकती हूँ आइवन। आदमी अगर चाहे तो अपनी जान पर खेल कर सब कुछ कर सकता है। जानते हो मैं क्या करूँगी? मैं उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाऊँगी, उसका यकीन हासिल करूँगी, उसे इस धोखे में रखूँगी कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। इंसान चाहे कितना भी पत्थर दिल हो, मोहब्बत की चिंगारी उसके दिल में कहीं ना कहीं छुपी रहती है। बल्कि मुझे तो लगता है कि रोमनाफ का ये जुल्म सितम उसके दिल की अधूरी ख्वाहिशों का ही अंजाम है और कुछ नहीं। हो सकता है कि किसी हसीना ने उससे बेवफाई की हो और उसका दिल तोड़ा हो और मोहब्बत में धोखा खाकर उसके दिल में बेइंतहा नफ़रत पैदा हो गई हो। मैं उसके टूटे दिल को जोड़कर उसमें मोहब्बत के फूल खिला दूंगी, जो बाहर से सख्त दिखते होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। मेरी एक मुस्कुराहट पर वो दिलो जान से फ़िदा हो जाएगा। मुझे यकीन है मैं उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के अपने इशारों पर नचा लूँगी। हाँ, तुम्हारे जैसे आज़ाद परिंदा फंसाना थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम मानते हो कि मैं बदसूरत नहीं हूँ तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मुझे अपने मकसद में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो बताओ मैं हसीन हूँ या नहीं? हेलन ने आइवन को तिरछी नज़रों से देखते हुए पूछा। आइवन उसकी इस अदा पे 100 जान से निसार होता हुआ बोला, तुम मुझसे पूछ रही हो हेलन? मेरी नज़रों में तो तुम इस दुनिया की। वो बात पूरी करता इससे पहले ही हेलन उसकी बात काटते हुए बोली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बेवकूफ़ हो आइवन। इस शहर में नहीं बल्कि हमारे स्कूल में ही मुझसे कई ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं। हाँ, तुम तो यही बोलोगे कि मैं बदसूरत नहीं हूँ। तो क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द समझती हूँ? कभी नहीं। मैं ऐसे एक नहीं 100 नाम गिना सकती हूँ जो शक्ल सूरत में तुमसे बढ़कर हैं, पर जो बात तुम में है वो किसी और में नहीं। तो अब तुम मेरा इरादा सुनो। मुझे उसके करीब आने में कोई 1 महीना तो लग ही जाएगा। फिर वो मेरे फिर घूमने फिरने लगेगा
और फिर एक दिन मैं रात में उसके साथ तालाब के किनारे वाले बगीचे में घूमने निकलूँगी। हम एक बेंच पर बैठे होके उसी वक्त तुम रिवॉल्वर लेकर आओगे और उसका काम तमाम कर दोगे। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया था कि आइवन एक बड़े घर का बेटा था। उसे इस खून खराबे से भरी बगावत की बातों से कोई मतलब नहीं था। हेलन की मोहब्बत में पड़कर उसे वतन परिस्थितियों से थोड़ी हमदर्दी हो गई थी, मगर हमदर्दी इंसान को कभी भी मुसीबत में नहीं डालती। उसने खुलकर हेलन की बातों से इनकार तो नहीं किया, पर उसकी बातों से वो इत्तेफाक भी नहीं रखता था। शक जताते हुए उसने हेलन से पूछा, ये तो सोचो हेलन कि इस तरह किसी का कत्ल कर देना क्या इंसानियत है? हेलन ने एकदम पलटकर जवाब दिया, जो दूसरों के साथ इंसानियत नहीं दिखाता उसके साथ हम क्यों इंसानियत का बर्ताव करें? इस हैवान ने ना जाने कितने घर तबाह हो चुके हैं और ना जाने कितने और होंगे। ना जाने इसने कितने बेगुनाहों की जान ली होगी। ऐसे शैतान के साथ हमदर्दी करना सरासर गलत होगा। मुझे समझ नहीं आता तुम इतने ठंडे क्यों हो। मेरा तो उस हैवान को देखते ही खून खौलने लगता है। जिस वक्त उसकी सवारी निकलती है तो कसम से मेरी बोटी बोटी इंतकाम की आग में सुलग उठती है। ऐसे दरिंदे की तो अगर कोई जीते जी खाल भी खींच ले तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कह दो अगर तुम बुज़दिल हो तो मैं खुद ही निपट लूँगी। तुम देखना मैं कैसे उसे जहन्नुम पहुँचाती हूँ। और कहते कहते हेलन का हसीन चेहरा गुस्से से लाल हो। आइवन शर्मिंदगी से बोला, नहीं, ये बात नहीं है हेलन। मेरा यह मतलब नहीं था कि मैं इस काम में तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। मुझे आज पता चला कि तुम मुल्क की बेहाली पर कितनी परेशान और बेचैन हो, पर एक बार फिर से सोच लो, यह काम आसान नहीं है। इसमें काफ़ी खतरा हो सकता है। हेलन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो आइवन। जो चीज़ मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारी है उसे दांव पर लगाते हुए क्या मैं एहतियात नहीं बरतूंगी? पर तुमसे एक गुजारिश करती हूँ, अगर इस बीच में कुछ ऐसा करूँ जो तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम मुझे माफ़ करोगे ना? आइवन ने फिर सवालिया नज़रों से हेलन को देखा। वो क्या कहना चाहती थी वो समझा नहीं। हेलन थोड़ा डर गई, कहीं आइवन कोई नई आफत तो नहीं खड़ा करेगा। उसे तसल्ली देने के लिए वो अपना चेहरा उसके होठों के पास लाकर बोली, प्यार का नाटक करते करते शायद मुझे वो भी करना पड़ जाए जिस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। डरती हूँ कि कहीं तुम शक ना करने लगो। आइवन ने उसे कसकर बाहों में भींच लिया और बोला, ये नामुमकिन है। भरोसा ही प्यार की पहली शर्त है। आखिर शब्द कहते हुए उसकी आंखें झुक आई। उसने बोलने को तो बोल दिया था, पर उसका दिल इस बात को कबूल करेगा या नहीं, इस पर उसे शक था। इसके 3 दिन बाद इस नाटक का आगाज़ हुआ। हेलन रोमनाफ के पास ये झूठी फरियाद लेकर गई कि पुलिस उसे किसी मामले में फंसा रही है, और उसने रोमनाफ को यह भी यकीन दिला दिया कि पुलिस उसे सिर्फ इसलिए तंग कर रही है क्योंकि वो उनकी अश्लील शर्तें मानने को तैयार नहीं है। उसने रोमनाफ के सामने झूठ मूठ कबूल किया कि वो स्कूल के दिनों में उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई थी जो सरकार के खिलाफ थे, पर स्कूल छोड़ने के बाद से उसका किसी से कोई मतलब नहीं है। रोमनाफ उतना चालाक नहीं था जितना कि वो खुद को समझता था। 10 साल की अफसरी में आज तक उसका सामना ऐसी हसीना से नहीं हुआ जो उसका यकीन हासिल करने के बाद खुद के उसके रहमो करम पर छोड़ दे। हुस्न के इस खजाने ने उसे लालच में अंधा कर दिया था। उसे लगा कि उसने हेलन से उन बागी लड़कों के बारे में सब कुछ उगलवा कर बड़ी चालाकी का काम किया है, पर उसके खुफिया पुलिस वालों के लाख सिर पटकने के बाद भी उन्हें ऐसे कोई लड़के नहीं मिले थे। रोमनाफ हेलन की बातों का झूठ पकड़ने में एकदम नाकाम रहा। हेलन ने उस पर अपने हुस्न का जादू चलाने में आधा घंटा भी नहीं लगा था। हेलन जाने को हुई तो रोमनाफ अपनी कुर्सी से उठकर बोला, मुझे उम्मीद है कि यह मुलाकात आखिरी नहीं होगी। हेलन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया, हुजूर ने इस गरीब पर जो मेहरबानी की है उसके लिए हुजूर का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी होगी अगर आप कल 3 बजे मेरे यहाँ चाय पे आएँ
और फिर हेलन ने बड़ी अदा से उसके सामने झुककर सलाम किया और चली आई। रोमनाथ उसे हसरत भरी निगाहों से जाते हुए देखता रहा। इश्क का बुखार उस पर चढ़ गया। हेलन रोज रोमनाथ से मिलती और आकर सारी बातें आइवन को सुनाती। रोमनाथ असल में जितना बदनाम है उतना बुरा नहीं। वो तो बड़ा ही खुशमिजाज है, संगीत और कला का प्रेमी है और तमीज़ और तहजीब वाला इंसान है। थोड़े ही वक्त में हेलन और रोमनाथ एक दूसरे के करीब आ गए थे। फिर एकाएक शहर में पुलिस की ज्यादतियाँ भी कमी आने लगी और एक दिन आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसका लंबे वक्त से इंतज़ार था। आइवन और हेलन दिन भर बैठकर इसी मसले पर बातें करते रहे। आइवन का दिल आज बड़ा बेचैन था। कभी वो बिना बात हंसने लगता तो कभी यूं ही रोने लगता। शक, इंतज़ार और एक अनजान डर ने उसके दिल में एक हलचल मचा रखी थी। वो उस मुसाफिर की तरह था जो सफ़र पर तो निकल पड़ा था पर जिसे ना अपनी मंजिल का पता था और ना ही रास्ते का। खुद हेलन का दिल भी दावनदौल हो रहा था। वो आज बड़ी गुमसुम थी। आज ही वो दिन था जब उन्हें इरादों को हकीकत में बदलना था और इसके लिए उसने पूरी तैयारी भी कर रखी थी। साजो श्रृंगार का सारा सामान मौजूद था। खूबसूरत लिबास था, गहने थे, इत्र और फूल थे। वो किसी चीज़ की कमी नहीं रखना चाहती थी पर इस तैयारी एक सिपाही के जैसा जोश कम था बल्कि एक बुज़दिल जैसी घबराहट ज़्यादा थी। एकाएक आइवन की आंखें भर आई। उसने हेलन का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, आज तुम बड़ी दिल फरेब लग रही हो हेलन, मगर मुझे ना जाने क्यों तुमसे डर लग रहा है। हेलन मुस्कुराई। उसने मुस्कुराहट में एक तरफ थी। इंसान को फ़र्ज की खातिर दिल पे पत्थर भी रखना पड़ता है आइवन। आइवन, देखो ना, आज मैं अमृत की शक्ल में जहर बनी हूँ। हुस्न का ऐसा इस्तेमाल तुमने कहीं और देखा है? आइवन ने बुझे हुए मन से कहा, क्या इसी को वतन परस्ती कहते हैं? यह वतन परस्ती है, यह जहन्नुम है, मगर दुनिया में अभी कुछ दिन और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यह हालत जितनी जल्दी बदले उतना अच्छा। पासा पलट चुका था। आइवन की रगों का लहू उबाल मार रहा था। वो गुस्से से दांत पिसता हुआ बोला, इन जुल्मियों को दुनिया में फलने फूलने दिया जाए ताकि इनके गुनाहों के कांटों से ज़मीन पर कहीं पाँव रखने की जगह ही ना बचे। हेलन इस बात के जवाब में चुप रही पर उसके दिल का दर्द साफ साफ उसके चेहरे पर झलक रहा था। उसने अपने वतन से बड़ी मोहब्बत थी, इतनी कि उसके सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं थी। पर इस वक्त उसके दिल में जो कमजोरी आ रही थी उसे जाहिर करने की उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी। आखिरकार दोनों ने गले लगकर एक दूसरे को अलविदा कहा। कौन जाने ये आखिरी मुलाकात हो। दोनों के दिल गमगीन थे और आंखें नम। आइवन ने उसका जोश बढ़ाते हुए कहा, मैं सही वक्त पर पहुंच जाऊंगा। हेलन ने कोई जवाब नहीं दिया। आइवन फिर से नर्म लहजे में बोला, खुदा से मेरे लिए दुआ करना हेलन। हेलन ने रूधे हुए गले से कहा, मुझे खुदा पर यकीन नहीं है। पर मुझे तो है, आइवन बोला। कब से? हेलन ने पूछा। जब से मेरी मौत मेरी आंखों के सामने खड़ी है, आइवन बोला। और ये कहकर वो तेज़ी से निकल गया। शाम हो चुकी थी। मुश्किल इम्तिहान में सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे। डर के मारे आइवन की जान सूख रही थी। वह कहीं अकेले में बैठकर सोचना चाहता था। उसे एहसास हुआ जैसे वो आज़ाद नहीं है बल्कि एक बड़ी मोटी सी जंजीर में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। पर वो इस जंजीर को तोड़े कैसे? रात 10 बज चुके थे। हेलन और रोमनाथ बगीचे में फूलों की झाड़ी के नीचे बेंच पर बैठे हुए थे। सर्द हवा चल रही थी। चांद कहीं बादलों में छुपा था, जैसे दिल में छुपी कोई उम्मीद हो। हेलन शक भरी नज़रों से आसपास देखती हुई बोली, काफ़ी देर हो चुकी है, अब यहाँ से चलना चाहिए। रोमनाथ ने पेज पर पाँव फैलाते हुए कहा, कोई ज़्यादा देर नहीं हुई हेलन। मैं नहीं जानता कि मेरी ज़िंदगी के ये पल एक हसीन ख्वाब है या हकीकत, पर अगर सच है तो किसी ख्वाब से भी ज़्यादा दिलकश है और अगर हकीकत है तो भी ख्वाब से ज़्यादा मीठे और सुनहरे।
हेलन बेचैन होकर उठ खड़ी हुई और रोमनाथ का हाथ पकड़कर बोली, मेरा दिल घबरा रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। चलो मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रोमनाथ ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने करीब लाते हुए कहा, लेकिन मैंने गाड़ी तो 11 बजे बुलाई है। हेलन के मुंह से चीख निकल गई, क्या 11 बजे? हाँ, अब 11 बजने वाले हैं। आओ, तब तक और कुछ और बातें कर लेते हैं। आज की रात तो काली बला सी लग रही है। इसे जितनी देर दूर रख सकूं उतना अच्छा। जानती हो हेलन, उस दिन तुम मेरी किस्मत की देवी बनकर आई थी, वरना तो अब तक मैंने कितने और जुल्म किए होते। इस रहमदिली से हालत में जो बदलाव आए हैं, मैं खुद हैरान हूँ। कई महीनों के जुल्मों सितम से भी जो नहीं मिला था, वो कुछ ही दिनों की तसल्ली से हासिल हो गया। मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूँगा हेलन। सिर्फ इस बात का अफसोस है कि सरकार इलाज करना नहीं जानती, सिर्फ जुल्म करना जानती है। जार के मंत्रियों को भी अब मुझ पर कुछ शक हो चला है। शायद वो लोग मुझे यहाँ से हटाने की फिराक में लगे हैं। रोमनाथ अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही टॉर्च की रोशनी से उनकी आंखें चुधिया गई और रिवॉल्वर की गोली चलने का धमाका हुआ। रोमनाथ ने उछलकर आइवन को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो खून, हेलन तुम यहाँ से भागो। पार्क में कई सारे पहरेदार मौजूद थे। सब के सब दौड़ते हुए आ गए और आइवन को घेर लिया। पल भर में ही ना जाने कहाँ से शहर की पुलिस, हथियारबंद पुलिस, खुफिया पुलिस और घुड़सवार पुलिस के जत्थे आ पहुँचे। आइवन को गिरफ्तार कर लिया गया। रोमनाथ ने हेलन से हाथ मिलाते हुए अपना शक जाहिर किया, यह आइवन तो वही लड़का है ना जो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था? हेलन ने नाराज़गी जाहिर की, हाँ है, लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि बागी बन चुका है। गोली मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। या खुदा, मैंने दूसरा फायर करने का मौका ही नहीं दिया। मुझे इस लड़के की हालत पर बेहद अफसोस हो रहा है हेलन। ये बदकिस्मत समझते हैं कि हमें कत्ल करके ये वतन परस्ती निभा रहे हैं। पर सोचो ज़रा, मेरे मरने के बाद कोई और मुझसे बुरा अफसर नहीं आ सकता। मगर मुझे इस लड़के पर ज़रा भी गुस्सा नहीं आता। हेलन तुम ज़रा भी फिक्र मत करो, चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूँ। रोमनाथ पूरे रास्ते इस हमले में बाल बाल बच जाने पर खुद को ही मुबारकबाद देता रहा और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया अदा करता रहा। मगर हेलन अपने ख्यालों में कहीं डूबी हुई थी। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के इजलास में मुकदमा चला और हेलन सरकारी गवाह थी। आइवन को लगा जैसे कि दुनिया एक गहरा कुआं हो और वो उसकी गहराइयों में डूबता जा रहा है। इस घटना को 14 साल के बीत चुके थे। आइवन रेलगाड़ी से उतरकर हेलन के पास आ रहा है। उसे नहीं मालूम कि उसके जेल जाने के बाद उसके घर वालों का क्या हुआ। उसे इस बात की भी जरा भी फिक्र नहीं थी कि उसके माँ बाप उसकी जादू में बेहाल थे। वो एक वहशी की तरह इन 14 सालों से दिल में नफ़रत की आग पाले हेलन के पास जा रहा है। पर उसकी नफ़रत खून की प्यासी नहीं है। इन 14 सालों में उसने जो तकलीफ़ें झेली थी, उस दर्द और तरब को वो कुछ अल्फाजों की शक्ल में जहर की तरह हेलन की रगों में भरकर उसे भी तड़पते हुए देखना चाहता था, ताकि उसके कलेजे को ठंडक मिल सके। और वो अल्फाज क्या थे? वो हेलन से कहेगा, हेलन तुमने मेरे साथ जो दगा किया है, ट्रिया चरित्र के इतिहास में ऐसा दगा किसी ने नहीं किया होगा। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर रख दिया था। मैं तुम्हारे इशारों का गुलाम था। वो तुम ही थी जिसने मुझे रोमनाथ के कत्ल के लिए उकसाया था और तुमने ही मेरे खिलाफ गवाही दे दी। क्यों किया तुमने ऐसा? सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए? मेरे खिलाफ और कोई गवाह नहीं था। रोमनाथ और उसकी खुफिया पुलिस भी झूठी शहादतों से मुझे हरा नहीं सकती थी। मगर तुमने मुझे सिर्फ इसलिए फंसाया ताकि तुम रोमनाथ के साथ अपनी हवस मिटा सको। उसकी बाहों में रहने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। पर मैं लौट आया हूँ हेलन। गौर से देख लो मुझे। मैं वही आइवन हूँ जिसे तुमने अपने पैरों तले कुचल कर रख दिया था। आज वही आइवन तुम्हारी असलियत से नकाब उठाने आया है। तुमने तो वतन परस्ती की कस्में खाई थी, खुद को देश के नाम कुर्बान कर देना चाहती थी। पर हुआ क्या? अपने लालच में अंधी होकर तुम सब कुछ भूल गई और अमीरी और हक के पहले ही निवाले पर दुम हिलाती हुई टूट पड़ी। लानत है तुम्हारी इस बदसूरत ज़िंदगी पर।
लानत है तुम्हारे इस ऐशो आराम पर। शाम गहरा रही थी। पश्चिम के आसमान सूरज डूब चुका था। रोमनाथ की बड़ी सी हवेली से हेलन का जनाजा ले जाने की तैयारियां हो रही थी। शहर के सारे बड़े लोग और नेता शोक जताने आए थे। जनाजे को फूलों के हार से सजाते हुए रोमनाथ काँप रहे थे। आंसुओं से उसकी आंखें भीगी हुई थीं। ठीक उसी वक्त आइवन किसी वहशी की तरह वहां पहुंचा। कमज़ोर, कंधे झुके हुए, सिर के बाल बढ़ाए, किसी कंकाल की तरह आकर खड़ा हुआ। उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। सबको लगा शायद कोई भिखारी आया है जो ऐसे मौके पर कुछ पाने की उम्मीद किए चले आते हैं। शहर के बिशप ने जब अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी कर दी और मरियम की बेटियां नए जीवन के स्वागत पर गीत गा चुकी, तो आइवन जनाजे के पास जाकर कांपती हुई जुबान से बोला, ये वो बदजात है जिसे सारी दुनिया की पवित्र आत्माओं की शुभकामनाएं भी नरक की आग में जलने से नहीं बचा सकती। वो इस लायक थी कि इसकी लाश को भी। वो आगे कुछ और कहता, इससे पहले कुछ लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और धक्के मारते हुए महल के गेट की तरफ ले जाने लगे। उसी वक्त रोमनाथ ने आकर उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे एक तरफ ले जाकर पूछा, दोस्त, क्या तुम्हारा नाम क्वालिदिस आइनव है? हाँ, तुम वही हो। मुझे तुम्हारी शक्ल याद है। मुझे सब मालूम है, एक एक बात मालूम है। हेलन ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया था। अब वह इस दुनिया में नहीं है तो मैं झूठ बोलकर उसकी कोई सेवा नहीं कर सकता। तुम उसे लानतें भेज दो या गालियाँ, अब उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर मरते वक्त तक वो तुम्हें ही याद करती रही। उस बात को याद करके हमेशा रोती रहती थी। उसकी ज़िंदगी की बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो मरने से पहले बस एक बार तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुमसे माफ़ी मांग ले। मरते वक्त उसने यहाँ वसीयत की है कि किसी भी तरह तुम्हें इस बात की इत्तला दूँ कि वो तुम्हारी गुनहगार हैं और तुमसे माफ़ी चाहती हैं। तुम चाहे कितनी भी पत्थर दिल हो, अगर वो आंखों में आंसू लिए तुम्हारे सामने आती तो क्या तुम मुंह फेर लेते? क्या इस वक्त भी वो तुम्हें माफ़ी की भीख मांगती? अपने सामने खड़ी नहीं दिख रही? चलकर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। मोशियो आइवन, तुम्हारा दिल अब भी उसे चूमने के लिए बेकरार हो जाएगा। यकीन मानो, मुझे जरा भी जलन नहीं होगी। देखो उसे, वो फूलों की सेज पर लेटी हुई ऐसी लग रही है जैसे फूलों की रानी हो। ज़िंदगी में उसकी एक ही ख्वाहिश थी जो अधूरी रह गई आइवन, और वो है तुम्हारी माफ़ी। प्यार करने वाला बड़े दिल का होता है आइवन। वो माफ़ करना जानता है, चाहे कितनी भी नफ़रत हो या घमंड, सब इसमें मिलकर विशाल और पवित्र हो जाते हैं। जिसे कभी तुमने प्यार किया था, उसकी आखिरी ख्वाहिश की तुम ठुकरा नहीं कर सकते। उसने आइवन का हाथ पकड़ा और हजारों सावलिया नज़रों के सामने उसे लेकर जनाजे के पास आया और ताबूत का ऊपरी तख्ता हटाकर हेलन का शांत मासूम चेहरा उसे दिखा दिया। उस निष्पंद, निश्चेत, निर्विकार मूर्ति को मौत ने एक रूहानी नूर से नवाज दिया था, मानो जन्नत के फरिश्ते उसका स्वागत कर रहे हो। आइवन की बेरहम आंखों में एक दिव्य ज्योति सी चमक उठी और उसके जहन में वो मंजर आया जब उसने हेलन को प्यार से अपने आगोश में भरा था और उसे अपने दिल की रानी बनाया था। उसे लग रहा था ये सब कुछ जो उसके सामने है एक सपना है। एकाएक उसकी आंखें खुल गई हैं और वह उसी तरह हेलन को अपने सीने से लगाए हुए हैं। उन प्यार के चंद लम्हों के लिए क्या फिर से 14 साल की जेल झेलने को तैयार नहीं हो जाएगा? क्या अब भी उसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल वो नहीं थे जो उसने हेलन के साथ गुजारे थे? और क्या उन लम्हों के जादू को वो इन 14 सालों में भूल भी पाया था? उसने ताबूत के पास बैठकर कांपते हुए आवाज़ में बड़ी शिद्दत से खुदा से दुआ की, ए खुदा, तू मेरी जान से भी प्यारी हेलन को माफ़ कर देना। और जब वह ताबूत को कंधा देते हुए चला तो उसकी रूह बेहद शर्मिंदा थी। वो कितना छोटा हो गया था, कितना नीच। ताबूत कब्र में रख दिया गया था, पर वो अब भी वहाँ बैठकर रो रहा था। ना जाने कब तक रोता रहा। दूसरे दिन रोमनाथ जब फातिहा पढ़ने कब्र पर आया तो देखा आइवन सिजदे में सर झुकाए हुए है और उसकी रूह को जन्नत नसीब हो चुकी थी। सीख, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी के दो पहलू हैं। एक यहाँ कि जब हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं और उससे धोखा मिलने पर वही प्यार
नफ़रत और बदले की भावना का रूप ले लेता है। धोखा देने वाला हमेशा ग्लानि की आग में जलता रहता है और खुद की नज़रों में गिर जाता है। और दूसरा ये कि किसी के माफ़ी मांगने पर माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। जब वह बड़ा दिल करके माफ़ करता है तब उसके मन में कोई नफ़रत जलन नहीं रहती और उसे सुकून का अनुभव होता है। तो फ्रेंड्स, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।